साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज यानी दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। पेपर अपेक्षानुरूप था, न बहुत सरल था न बहुत कठिन था। विषय के साथ यह तय करेगा कि आपने जीएस में कितना किया है। चयन आपका जीएस के कितने प्रश्न आपके सही हैं निर्भर उसी पर करेगा, क्योंकि विषय का विद्यार्थी जो होता है वो विषय पर उसकी पकड़ होती है। फिलहाल मैं आज संपन्न हुए परीक्षा के हिंदी और जीएस के हल प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों जैसा आप जानते हैं कि पेपर की सीरीज चाहे ABCD चाहे जो हो, प्रश्न आगे पीछे करके प्रश्न वही रहते हैं, क्रम उनका बदल दिया जाता है। मेरे पास जो बुकलेट है वो A सीरीज की है, तो जिसके पास A सीरीज होगी वो सीधा मिला लेंगे। जिनके पास A सीरीज नहीं होंगी उनको थोड़ा सा आगे पीछे पन्ना पलटना पड़ेगा, या वो चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल या पेन लेकर आप चाहें तो उत्तर को लिखते चलें, बाद में आप मिला लें, तो जैसा आप सुविधाजनक समझें। फिलहाल शुरू करते हैं पहले जीएस से। जीएस के 50 प्रश्न और विषय के 100 प्रश्न हैं, 150 कुल प्रश्न हैं। प्रश्नों की व्याख्या करने में समय नष्ट होगा, हम सीधे आपको उत्तर बताएंगे जिससे आपका समय खराब ना हो और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज की परीक्षा का जीएस का पहला प्रश्न। साथियों पहला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो साथियों इसका सही उत्तर है 1564 ईस्वी, विकल्प ए। पहला विकल्प 1 1564 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है साथियों, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो साथियों इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प 2। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो इसका सही उत्तर है साथियों 1878 ईस्वी, विकल्प 2। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था? प्रश्न 4 देखिए, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, विकल्प 4। इसका सही उत्तर है विकल्प 4, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं साथियों। इसमें देखिए ये प्रश्न जो है क्रम लगाने वाला है। निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुंग राजवंश, हर्यक राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश। तो साथियों इसमें सबसे पहले आपका आता है हर्यक राजवंश, उसके बाद नंद राजवंश, फिर मौर्य राजवंश, उसके बाद में आपका शुंग राजवंश। तो इसका क्रम बनता है 2 3 4 1। सही विकल्प है विकल्प 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है? इसका सही उत्तर है 74.04%, विकल्प 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों 2000 करोड़, विकल्प 3 2000 करोड़। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। बहता हुआ जल, भूजल, समुद्र की लहरें, केवल। तो इसमें देखिए 3 में से 4 विकल्प देखिए, केवल A इनमें से कोई नहीं, A और C, A, B और C। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3 A और C। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जैव विविधता है। जैव विविधता के बारे में देखिए 4 कारण दिए गए हैं, उनमें से आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ये सभी, विकल्प 2, ये सभी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। बहुत परिचित प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में, विकल्प 2। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। साथियों देखते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? वायरस जनित बीमारी साथियों है इसमें रेबीज, विकल्प 4 सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? सही उत्तर इसका है विकल्प 1 हृदय। हृदय जो है उस ईसीजी हृदय की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दिया है इसमें 6 के पावर 12 सी, 6 के पावर 14 सी, 1 का पावर 1 एच, 1 का पावर 3 एच, 17 का पावर 35 सीएल। इस तरह से इनमें से ये किसके उदाहरण हैं? साथियों यह समस्थानिक के उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी समस्थानिक। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसमें साथियों विकल्प 4 सही है, साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? साथियों ये हुआ था 2016 ईस्वी में। विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 16 है। इसमें है एस्कार्बिक अम्ल नींबू, फार्मिक अम्ल दूध, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही। तो साथियों इसमें सुमेलित नहीं है फार्मिक अम्ल दूध। विकल्प 2 फार्मिक अम्ल दूध इसका सही उत्तर है, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 अपतटीय गश्ती जहाज। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो इसमें साथियों सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर साइमन आयोग आया था। उसके बाद साइमन आयोग आया था। उसके बाद में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तो इसमें होगा साथियों सही उत्तर 4 2 1 3 इसका सही क्रम होगा। इसमें विकल्प 1 सही है। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में साइमन आयोग की नियुक्ति और अंत में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो विकल्प 1 सही है, 4 2 1 3। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अनेक बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। विकल्प 3 विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? सही उत्तर है विकल्प 2 16.5%। 16.5%। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। कुमायूं निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, बहुत चर्चित प्रश्न है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? चक्रवात से प्रभावित रहने वाला समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध है उड़ीसा, ये बहुत चर्चित है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो सही उत्तर है विकल्प 4। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा रेल खंड है उत्तर रेलवे खंड। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 उत्तर रेलवे खंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये रीजनिंग का है। एफ का मान यदि 16 है तो एल का मान क्या होगा? साथियों एल का मान इसमें होगा 1728। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 का एल का मान होगा 1728 विकल्प 2। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को
71 14 71 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा? सरजू का संकेत होगा 19 11 81 021, 19 11 81 021 सही विकल्प है विकल्प ए 19 11 81 021। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? यह पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, आप अवगत हैं, इसको प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए 8 का वर्ग और 6 वर्ग का वर्ग जोड़ लेते हैं तो इसका सही उत्तर क्या आता है? आता है इसका सही उत्तर 10 किलोमीटर। सही उत्तर क्या है इसका? प्रश्न 28 का सही उत्तर है 10 किलोमीटर। ठीक है, विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 29। प्रश्न संख्या 29 है 2:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा? साथियों 105 अंश का कोण होगा, विकल्प 3 सही है। प्रश्न संख्या 30 सादृश्यता पर आधारित है। इसमें कह रहे हैं प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज और गंगा और अयोध्या के बाद क्या होगा? तो इसमें देखिए प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प 4। सादृश्यता में विकल्प 4 क्या होगा? सरयू, अयोध्या सरयू। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है? सही उत्तर है जलोढ़। सही उत्तर क्या है? जलोढ़, विकल्प 1। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। इसका सही उत्तर है भोजन श्रृंखला, विकल्प 1। साथियों प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को साथियों कहते हैं बेंथिक। समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। सही उत्तर है विकल्प 4। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी साथियों 4800 मेगावाट घंटा, विकल्प 3 4800 मेगावाट घंटा। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 बहुचर्चित प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? इसको सर्वप्रथम पूर्ण किया है साथियों गोवा ने। सही उत्तर है विकल्प 1 गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? थाई पूसम किस राज्य में मनाया जाता है? ये धार्मिक त्यौहार है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाई पूसम मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 38। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं साथियों। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 माई ईयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? इसका सही उत्तर है साथियों कुनार नदी, विकल्प 4 कुनार नदी। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ध्यान से देखिए जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? साथियों ये मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सही उत्तर है विकल्प 3 मद्रास। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? तो साथियों इसमें सही उत्तर है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन यह भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। सही उत्तर है विकल्प 2 केंद्र में द्वैध शासन। तो साथियों प्रश्न संख्या 43 तक देख लिया आपने। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44।
प्रश्न संख्या 44 है साथियों, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण साथियों कराया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। तो सही उत्तर है विकल्प 1 राजराज प्रथम। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है साथियों उद्यमशीलता विकास से। विकल्प 3 उद्यमशीलता विकास से। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? यह परंपरागत प्रश्न है, अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। विकल्प 4। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुचर्चित प्रश्न। इन प्रश्नों को गलत आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में आया मार्च 1946 में। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का। सही उत्तर है विकल्प 4। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? साथियों भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। सही उत्तर है विकल्प 4 29। तो आपने प्रश्न 1 से लेकर 50 तक जीएस का हल देख लिया। अब आइए हम विषय की ओर बढ़ते हैं और हिंदी का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। साथियों प्रश्न संख्या 51 है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीरीज हमारी ये है, आप अपने हिसाब से अपनी बुकलेट को व्यवस्थित कर लें। पहला प्रश्न हमारी सीरीज में जो है, हमारी बुकलेट में जो है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? साथियों अप्सरा इनका उपन्यास है। तो सही उत्तर है विकल्प 3 उपन्यास। ठीक है, चलिए प्रश्न 52 देखते हैं। प्रश्न 52 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। प्रेमचंद जी के 4 उपन्यास दिए गए हैं, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि और कर्मभूमि। तो इसमें गलत है कर्मभूमि। कर्मभूमि का दिया है 1920, जबकि कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1932। तो कौन सा सही उत्तर है? कर्मभूमि 1920। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? साथियों बादल की मृत्यु ये रामकुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। सही उत्तर है विकल्प 1 एकांकी। ठीक है, प्रश्न संख्या 54। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 धर्मवीर भारती। निम्नलिखित अगला प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अकाल, खटमल, जीभ और आयोजन। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 जीभ। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सही उत्तर है विकल्प 1 कलकत्ता। प्रश्न संख्या 57। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों नामदेव का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। सही उत्तर है विकल्प 1 महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 58। मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। सही उत्तर है विकल्प 4 विद्यापति। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 59। एक कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? सही उत्तर है साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के जंगल। गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के जंगल। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित है। देखने सुनने में आया है कि हिंदी मातृभाषा है, उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनमें हिंदी तरभाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है। इससे माँ का अनादर होता है। संसद में, विधानमंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं।
यह हीन भावना है। हिंदी से प्रेम होने का प्रमाण दीजिए। आप अपने अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाभ है, इससे हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी। आपको हिंदी प्रदेश में रहना है और कार्यालय से बाहर भी, इससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे। कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे और कार्यकुशलता बढ़ेगी। ये एक पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। इस पर आधारित 2 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61 है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, सभी क्षेत्रों में। हिंदी प्रयोग का लाभ सभी क्षेत्रों में है, इसका सही उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न संख्या अगला 62, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर हीन भावना क्या है। सही उत्तर है विकल्प 4, हीन भावना हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में सही प्रयोग है। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें देखिए कौन सही है कौन गलत है। उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, 10 मन तेल खर्च हो गया, धान कट गया, धान कट गए। साथियों सही उत्तर इसका विकल्प 3, ख और ग। 10 मन तेल खर्च हो गया और धान कट गया, ये इसका सही विकल्प है, ख और ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, काठ का उल्लू का अर्थ है। काठ का उल्लू का अर्थ होता है बिल्कुल मूर्ख होना। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प 3, बिल्कुल मूर्ख होना। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रश्न संख्या 65, वह पाव भर आटा लाया। इस वाक्य में पाव भर है, पाव भर है परिमाणवाचक विशेषण। विकल्प 4, परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय जो है साथियों हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 67 जो है, जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। तो इसमें साथियों सही क्रम है, पहले जयशंकर प्रसाद सबसे वरिष्ठ, उसके बाद निराला जी, फिर पंत और महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं, जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं। साथियों जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, छायावाद का आरंभ माना जाता है। छायावाद का आरंभ माना जाता है साथियों 1918 ईस्वी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं साथियों कौन, नाभादास। सही उत्तर है विकल्प 2, नाभादास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। साइकिल, पादरी, बिस्कुट, तौलिया। तो इसमें सही विकल्प है साथियों, सही उत्तर है साइकिल। साइकिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। साथियों ये जानते हैं यह डॉक्टर ग्रियर्सन का बहुत प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। इसमें पहली बार कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यह किसका कथन है। साथियों यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं साथियों वल्लभाचार्य। सही उत्तर है विकल्प 4, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर विकल्प 3, 1565 ईस्वी। साथियों प्रश्न संख्या 76 देखते हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियाँ का किस काव्यकृत से उद्धृत हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4, कामायनी। यह पंक्तियाँ कामायनी से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। यह किसकी पंक्ति है। साथियों यह साकेत से ली गई पंक्तियाँ हैं। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यह साकेत मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है विकल्प 4, साकेत मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78, रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है।
तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, जरायम पेशा नटों की जिंदगी। यह जरायम पेशा नटों की जिंदगी पर आधारित उपन्यास है। कब तक पुकारूं, रांगी राघव जी का। तो इसका सही उत्तर है जरायम पेशा नटों की जिंदगी, विकल्प 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी, प्रश्न संख्या 79, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। साथियों दिनकर जी की पहली रचना है रेणुका। सही उत्तर है विकल्प 4, रेणुका। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। प्रश्न ध्यान से देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। इसका सही उत्तर है विकल्प 1, साहित्यकार और उसका परिवेश। सही उत्तर क्या है, विकल्प 1, साहित्यकार और उसका परिवेश। साथियों प्रश्न संख्या 81, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। बहुत सरल प्रश्न है। प्रयागराज व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही उत्तर क्या है, विकल्प 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। साथियों इसमें विकल्प 1, इसको हमने पढ़ाया भी था आपको वीडियो में, अनाधिकार। अनाधिकार अशुद्ध है। क्या होता है अनधिकार, संधि के संधि की भी कक्षा में ये हमने इस पर चर्चा की थी। तो इसमें सही उत्तर क्या है, विकल्प 1, अनाधिकार। अनाधिकार गलत है, सही होता है अनधिकार। तो अशुद्ध कौन सा है, विकल्प 1, अनाधिकार, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ख का उच्चारण कंठ से, पा का उच्चारण ओष्ठ से, झा का उच्चारण तालु से, टा का उच्चारण दंत से। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, टा का उच्चारण दंत से। टा का उच्चारण दंत से नहीं होता। टा का उच्चारण आप जानते हैं क्या है, ये मूर्धन्य है। तो ऐसे में इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 83 का, टा का उच्चारण दंत से, विकल्प 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसका देखिए 4 पत्रिकाएं हैं। पत्रिकाओं के नाम के आगे उनके संपादकों के नाम दिए हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, नवजीवन महात्मा गांधी, ब्राह्मण शिवनारायण मिश्र और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप जानते हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, विकल्प 3, ब्राह्मण जो है ये सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। सही उत्तर है विकल्प 3, ब्राह्मण शिवनारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 85 है साथियों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन साथियों सन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2, सन 1900 ईस्वी। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। यह सुमेलित करने का प्रश्न है। 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, सामने उनके 4 रचनाएं हैं। तो देखते हैं, अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही, विश्वप्रभा की रचना है आवारा मसीहा, मदन गोपाल की रचना है कलम का मजदूर, और ये शिवरानी देवी की रचना है प्रेमचंद घर में। ठीक है ना। तो इसका देखिए पहले का घ, दूसरे का, तीसरे का गा और चौथे का खा। तो इस तरह से देखिए आप, सही विकल्प होता है इसका विकल्प 4, 1 घा, 2 का, 3 गा और 4 खा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। यह भी सुमेलित करने का ही प्रश्न है। 4 कहानियाँ दी गई हैं, आगे 4 लेखकों के नाम हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल, यह है मास्टर भगवान दास की कहानी है। 11 वर्ष का समय, अभी पहले पूछा भी जा चुका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। और दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र कुमारी घोष की कहानी है। तो इसमें देखिए पहले का 1 का खा, 2 का घा और 3 का 4 का गा। तो सही उत्तर है विकल्प 3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। जिस भाषा का साहित्य वह पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपर्युक्त कथन है साथियों, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 89 एवं 90 के उत्तर दें। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो इस पर आधारित अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है वैराग्य भाव, सांसारिकता का आग्रह, निराशा और प्रकृति प्रेम। साथियों इन पंक्तियों में है प्रकृति प्रेम। सही उत्तर है विकल्प 4 प्रकृति प्रेम। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? साथियों उपर्युक्त पंक्तियाँ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 साथियों है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है। साथियों इस वाक्य में और है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 दंत दांत बाहु बाह रतन धन। रतन नहीं होता, रतन जो है इसका तत्सम क्या होता है? रत्न होता है। तो सही उत्तर है 4 विकल्प 4 दंत दांत बाहु बाह और रतन धन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि को पढ़ाते समय आपसे हमने बताया था कि डबल झंडी जहाँ मात्रा यानी डबल मात्रा हो जाए वहाँ वृद्धि संधि है। तो पहचानने का इसका सबसे आसान तरीका, यह उदाहरण भी मैंने पढ़ाया था। सही उत्तर है विकल्प 4 एकैक। सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 एकैक। यही उदाहरण, यही सेम उदाहरण मैंने पढ़ाया भी था, एकैक। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी भाषा का विकास साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर है विकल्प 4 अर्धमागधी। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। उदंत मार्तंड कलकत्ता 1826। और साथियों सही उत्तर इसका यही है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। ये हिंदी का प्रथम पत्र था, है ना। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 उदंत मार्तंड कलकत्ता 1826। ठीक है, साथियों प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। विद्यापति की रचनाएं हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। ध्यान से देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 97। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3 लिखित भाषा। इसके लिखित रूप से भाषा के मानकीकरण का संबंध साथियों भाषा के लिखित रूप से है। साथियों प्रश्न संख्या 99। अगला प्रश्न, बुंदेली भाषा, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? साथियों ये है पश्चिमी हिंदी की बोली है। विकल्प सही उत्तर है विकल्प 4 पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? सही उत्तर इसका है शौरसेनी। अपभ्रंश के शौरसेनी रूप से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 शौरसेनी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 साथियों चंद्रवदन, चंद्रवदन शब्द में समास है। यहाँ देखिए 4 विकल्प है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो चंद्रवदन शब्द में साथियों कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुत्र शब्द में समास है। प्रश्न संख्या 102 राजपुत्र शब्द में समास है। राजपुत्र शब्द में साथियों समास बहुत चर्चित ये है प्रश्न है। राजपुत्र हमेशा हमको याद है कि कक्षा 6-7 की परीक्षाओं में पूछा जाता था। तो राजपुत्र में साथियों कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, इसमें एक कथन है, पैसेज टाइप का है गद्यांश। हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। साथियों मेरे हिसाब से इसका सही शीर्षक होगा विकल्प 1 हिंदी जीवंत भाषा।
देखिए सजीव शब्द से ही शुरू हुआ है पैसेज, तो मुझे लगता है कि इसका सही विकल्प होगा विकल्प 1 हिंदी जीवंत भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104। समाज में हरिजनों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? समाज में हरिजनों की समस्या का चित्रण साथियों प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में किया है। सही उत्तर है विकल्प 1 कर्मभूमि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105। सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते हैं? साथियों सरहपा का एक नाम और था सरोज वज्र, विकल्प 3 सरोज वज्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह इंटर की कक्षाओं में आपने अवश्य पढ़ा होगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। साथियों रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। इसमें देखिए 4 कथन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है विकल्प 2 यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। रीति मुक्त चूँकि था तो रीति कर्म होने की कोई बात ही नहीं थी, तो इसका सही उत्तर है रीति कर्म प्रधान काव्य है। यह रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 2 यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? अवगत हैं आप, आचार्य केशवदास। सही उत्तर विकल्प 1 आचार्य केशवदास। प्रश्न संख्या 109। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं साथियों ये है रैदास जी की पंक्तियां हैं। सही उत्तर इसका रैदास। प्रश्न संख्या 110। रामचरितमानस की भाषा है। साथियों रामचरितमानस की भाषा है अवधी। प्रश्न संख्या 111। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है विकल्प 2 रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, औरत, अखबार, बेगम और दफ्तर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 बेगम। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 है साथियों। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? 4 विकल्प देखिए। खुदा, सिफारिश, गुलाब और सलाम। तो इसमें खुदा, सिफारिश और गुलाब तीनों जो हैं वो फारसी के शब्द हैं। सलाम जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। साथियों यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 114। लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी लोकायतन, पुरस्कृत रचना है। तो लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। विकल्प 2 सुमित्रानंदन पंत। श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रश्न संख्या 115। श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत चर्चित रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। उत्तर इसका विकल्प 4 है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 116। निषिद्ध का विलोम क्या है? अभी कल ही विलोम जो अभ्यास सेट हमने डाला था उसमें इसको डाला था। निषिद्ध का विलोम क्या है? उस अभ्यास सेट को अगर आपने देखा रहा होगा तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न सही होगा। निषिद्ध का विलोम होता है साथियों विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित। साथियों अगला प्रश्न है 117। ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं? साथियों ईश्वर दास जो हैं वो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। सही उत्तर है विकल्प 2 प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 118 देखिए। यहाँ सबसे बड़ा यह था कि प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? बहुत से लोग इसमें भ्रम की स्थिति में रहे होंगे कि उत्कर्ष का विलोम, चूँकि अपकर्ष भी विकल्प में दिया गया है, लेकिन उत्कर्ष का विशेषण क्या है? साथियों उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। विकल्प 4 सही उत्तर है विकल्प 4 उत्कृष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है। नरेंद्र में कौन सी संधि है? आधन ई बराबर ए गुण संधि। स्वर संधि को तो बहुत ही विस्तार से बहुत सरल तरीके से हम पढ़ाए हैं, आपने देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द है साध्य। सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 साध्य। अगला प्रश्न देखिए, बहुत चर्चित प्रश्न संख्या 121। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियाँ किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण में लिखी थी। ब्राह्मण पत्रिका के जब खरीदने वाले लोग
उसका शुल्क नहीं जमा करते थे, तो उन्होंने उस पत्रिका में एक बार लिखा कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3 प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण। साथियों प्रश्न संख्या 122, जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? सही उत्तर विकल्प 1 अनावृत्त। सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 अनावृत्त। प्रश्न संख्या 123, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प 2 मुक्तकों के रूप में। कवितावली में तुलसीदास ने मुक्तकों के रूप में कथा का वर्णन किया है। सही उत्तर है विकल्प 2 मुक्तकों के रूप में। प्रश्न संख्या 124, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? साथियों यह इंटर के पाठ्यक्रम में भी है, तो इसके रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर सही उत्तर है विकल्प 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर। साथियों प्रश्न संख्या 125, कविकुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। सही उत्तर विकल्प 1 चिंतामणि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत सरल प्रश्न है। यारालावा को कहते हैं, यारालावा क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। विकल्प 3 सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 127 देखिए, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? साथियों इसको बार बार मैंने अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है अयोगवाह को, तो निश्चित रूप से अगर आपने उनको देखा होगा तो आपका ये प्रश्न सही होगा। अयोगवाह किसको कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। सही उत्तर विकल्प 3 अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि में कौन सी संधि है? सप्तर्षि में साथियों सही उत्तर इसका क्या है? विकल्प 4 गुण संधि। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। प्रश्न संख्या 129, सदाधन एव सदैव में कौन सी संधि है? यहाँ भी देखिए डबल झंडी सदैव है ना, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रार्थना, उपासना, संवेदना, प्रतिवेदन। प्रार्थना, उपासना, संवेदना ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। प्रतिवेदन स्त्रीलिंग नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 4 प्रतिवेदन। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 131, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? इनसे कई प्रश्न पूछे गए हैं। यह किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास जी की रचना है। पूरे पेपर में आप देखिए केशव दास जी से घुमा फिरा के कई प्रश्न पूछे गए। तो जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? सही उत्तर इसका विकल्प 1 केशव दास। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? 4 विकल्प देखिए, शेख नबी उस्मान, नूर मोहम्मद और कासिम शाह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 कासिम शाह। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना है। 133 नंबर प्रश्न देखते हैं, चित्रावली किस कवि की रचना है? चित्रावली साथियों उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। प्रश्न संख्या 134 देखते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप अवगत होंगे, बहुत सरल प्रश्न है। चिंतामणि त्रिपाठी से वह हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं। सही उत्तर विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमण यहाँ, बेउम सिंध सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है साथियों? इन पंक्तियों में सोरठा छंद है। सही उत्तर है विकल्प 3 सोरठा। ठीक है, प्रश्न संख्या 136, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? साथियों आंसू, अनामिका, कामायनी और चंद्रगुप्त। देखिए 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से आंसू, कामायनी और चंद्रगुप्त तीनों जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना हैं। अनामिका इनकी रचना नहीं है, अनामिका निराला जी की रचना है। तो सही उत्तर है विकल्प 2 अनामिका। प्रश्न संख्या 137, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है विकल्प 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 138 देखते हैं, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है?
व्यक्तिवादिता, चित्रात्मकता, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्र, ये तीनों विशेषताएं हैं। लेकिन यथार्थवादिता छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 यथार्थवादिता। ठीक है, 139 देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, संशय की एक रात के रचनाकार हैं। सही उत्तर विकल्प 1 नरेश मेहता। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? शमशेर मेहता हैं। प्रश्न संख्या 140 देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। आधे अधूरे नाटक के लेखक साथियों कौन हैं? मोहन राकेश। सही उत्तर है विकल्प 4 मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 141, होनहार बिरवान के हो चीकने पात कहावत का अर्थ है। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 4 बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 142, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना पंक्ति में अलंकार है। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिना कार्य के कारण होना, विभावना। ठीक है ना, सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 विभावना अलंकार। प्रश्न संख्या 143, चटिका का तद्भव क्या है? संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में चटिका जरूर पढ़े होंगे। चटिका का तद्भव क्या है? विकल्प 3 चिड़िया। चटिका का सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 चिड़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 144, न्यून का संधि विच्छेद क्या है? साथियों न्यून का संधि विच्छेद है नि धन ऊन। विकल्प 1 नि धन ऊन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 145, चितवन की छाह के रचनाकार कौन हैं? चितवन की छाह के रचनाकार साथियों हैं विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर है विकल्प 4 विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 146, हम 150 की ओर बढ़ रहे हैं तेजी से, बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। प्रश्न संख्या 146, प्रश्न संख्या 146 साथियों है बहुत ही पारंपरिक प्रश्न है। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? यह प्रश्न तो कदापि गलत नहीं होना चाहिए। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। सही उत्तर है विकल्प 4 84। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। प्रश्न संख्या 147, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। ठीक है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है साथियों? यह है केशवदास की पंक्तियां हैं। सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 केशवदास। अगला प्रश्न, नील देवी के रचनाकार कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? विकल्प 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 149, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो प्रश्न को फिर से हम पढ़ते हैं। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं साथियों? ये है पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। सही उत्तर है विकल्प 3 रामधारी सिंह दिनकर। आज का अंतिम प्रश्न, परति परिकथा के रचनाकार हैं साथियों? परति परिकथा के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में हमने तेज़ी से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न पत्र का हल देखा। अब आप अपने प्रश्न पत्र को मिला लीजिए। आपके कितने सही हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, तो जिससे एक अनुमान लगाया जा सके कि औसत मेरी क्या रहने वाली है। साथियों हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री और समय समय पर जो भी परीक्षाएँ रहें उनके सॉल्व ससमय लेकर उपस्थित हों, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें प्रेरित करें और बेहतर करने की प्रेरणा दें। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में अध्ययन के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।